हाँ जी, आप सभी का मैथ जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, समुच्चय सेट्स। ठीक है, समुच्चय इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको तो सबसे पहले तो देखेंगे, समुच्चय की परिभाषा ही देख लेंगे कि सेट्स का मतलब, समुच्चय का मतलब होता क्या है। तो देखो, इसकी परिभाषा देखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो, उनके सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे, राजस्थान के जिलों का संग्रह, राजस्थान के जिलों का संग्रह। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, और 7 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो ये सब चीज क्या कहलाएगी? समुच्चय कहलाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, राजस्थान के जिलों की अगर बात करें तो राजस्थान के जिले आप काउंट कर सकते हो, 33 जिले हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर AEI OU 5 होते हैं, काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, बता सकते हो आप। 7 से छोटी अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है। वैसे तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह स्वयं और एक है ना। तो अपन इनडायरेक्टली इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो केवल अपने आप से विभाजित होती है, जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और एक का जाता है ना। तो एक को तो एक का तो सब में ही जाता है। तो जैसे इसमें आप क्या लिख सकते हो? 2, 3, 5। ठीक है ना, 7 से छोटी अभाज्य संख्या। तो ये सब संग्रह क्या कहलाएंगे? समुच्चय कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि राजस्थान के अच्छे लड़कों का संग्रह। ठीक है, तो राजस्थान के अच्छे लड़के किस हिसाब से भाई? आप एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहे हो। ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उस हिसाब से अच्छा, या फिर पहनावे के हिसाब से अच्छे की बात कर रहे हैं, या फिर उसके दिखने के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से, दिखने के लंबा है चौड़ा है उस हिसाब से, या सुंदरता के आधार पे, किस आधार पे अच्छा? तो अपन यहाँ पर ये कोई सुपरिभाषित नहीं है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। अच्छे का कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा किस हिसाब से? अच्छा भाई, अच्छा लड़का किस हिसाब से? ठीक है, तो ये आपके क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ये समुच्चय आपके नहीं होगा। ठीक है भाई, किस हिसाब से आपको पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में लिखे हुए हैं, भारत की नदियां ये भी है, ये है आपके समुच्चय, ये भी है, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के जिलों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं, भारत की नदियों का संग्रह। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा? समुच्चय और उसके समुच्चय की परिभाषा और उसके उदाहरण देखे अपन ने। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण लिख सकते हो, आपकी बुक में कई लिखे हुए हैं, लेकिन आप समझने के लिए जितने पर्याप्त हैं आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, वैसे तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन ये आपको क्या है कि इस चैप्टर में इनका काफ़ी काम पड़ने वाला है। देखो,
एक तो n है ना, n, एक z, q, और q के बाद में r। तो ये देखो n को अपन क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सब इसके अंदर आ जाती है। प्राकृत संख्या आप जानते हो जो एक से शुरू होती है, एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 ऐसे। जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक मतलब पूर्णांक होना चाहिए, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस वाले हो, चाहे माइनस वाले हो। ठीक है, ये तो आपने 7वीं क्लास में पढ़ लिया था। क्यू को बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू सहभाज्य होने चाहिए। सहभाज्य मतलब उनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब ये सब आप 6 में, 7th में, 8th में पढ़ के आ चुके हैं। परिमेय क्या होता है, प्राकृत क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। आर मतलब सभी रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। ठीक है, एक और बात करें, इसी में देखो अगर आपके z प्लस लिख के आ जाए, है ना, जैसे ऐसे लिख के आ जाए आपके z प्लस, तो देखो z का मतलब क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्या, पूर्णांकों का समुच्चय। तो z प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। बाकी सब सेम रहेगा, धन पूर्णांकों का। ये सब क्या आपको चीजें इसमें है ना देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि z प्लस का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है। q प्लस मतलब धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, r प्लस लिख दे तो, r प्लस लिख दे तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और ये कितना हो जाएगा, r प्लस मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, अब आगे देखेंगे। देखो किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का अपन प्रयोग करते हैं ना, इस प्रकार से। कुछ भी किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, बड़े वाले, उनका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और इसी समुच्चय में अगर अपने को अवयवों को करना हो, समुच्चय को तो अपन किससे करते हैं, देखो समुच्चय को तो किससे करेंगे, बड़ों से, है ना। और समुच्चय के अवयवों को किससे करेंगे, छोटों से। इनको छोटों से करेंगे अपन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे मान लो अपन ने कोई यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट लिया, एक समुच्चय लिया ए, जिसके अंदर सभी स्वर हैं, है ना। तो देखो किसी भी सेट को, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे अपन ना। उसके अलावा इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और इन सब को लिखेंगे किसमें, इसका जो सेट बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, वो किसमें बनाएंगे, जो मीडियम मंझला ब्रैकेट जो होता है ना, मीडियम ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखेंगे सबको। ठीक है ना।
एक बार तो मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको, है ना, जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, मीडियम ब्रैकेट, उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक सेट को प्रेजेंट कर रहा है। ए कोई सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये एलिमेंट है, ये अवयव है। ठीक है, एक समुच्चय है जिसके अंदर ये क्या है, एक सभी स्वरों का समुच्चय है, जिसको लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का, मंथली ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, और इसके अंदर ये सभी स्वर अपन ने लिख रखे हैं, ए आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो ए है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से। ए इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। वैसे तो ये एक सिंबल है, ठीक है, और ये यूनानी प्रतीक है ना, यूनानी सिंबल है ये, और इसको अपन बोलते हैं एप्साइलम। क्या बोलते हैं, एप्साइलम। लेकिन मैथ में आप इसको क्या पढ़ोगे, एप्साइलन बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन मैथ में आप इसको पढ़ोगे बिलोंग्स टू। ठीक है ना, बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब संबंधित है। तो ए में है, ई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, ई इस सेट ए में है। आई बिलोंग्स टू ई, इसका मतलब आई सेट ई में है, समुच्चय ए में है। ओ बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ओ इसमें है। लेकिन मैं लिख दूँ बी बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है, इसको काटना पड़ेगा। काटने का मतलब क्या हो गया, जैसे जी बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ए, जी नॉट बिलोंग्स टू, जी आई बिलोंग्स टू ए क्योंकि है इसके अंदर, है ना, जी नहीं है ए में, तो इसको ऊपर क्या पढ़ेंगे, जी नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। हिंदी मीडियम के हो, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश की ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। तो जी नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ओ बिलोंग्स टू ए क्योंकि इसके अंदर है ये, बी नहीं दिख रहा तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो इसके आगे की चीज़, समुच्चय जो होता है ना, समुच्चय, इन समुच्चयों को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, है ना, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। ठीक है, दो रूप होते हैं, एक तो आपके होता है रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, है ना। रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। इस रोस्टर रूप को अपन बोलते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप। तो वैसे आपको इससे मतलब नहीं, आप यहाँ सीधा जानेगा रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब बोले सर इसका मतलब ये है, देखो कि ये जो है, ये जो अपन ने किसी मंझले ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रखा है ना, केवल डायरेक्ट एलिमेंट लिख रखे हैं, जो अवयव है, एलिमेंट मतलब अवयव, किसी समुच्चय के अवयव लिख रखे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये रोस्टर है। ये भैया कौन सा है, रोस्टर है। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखूं, ए एक्स सच दैट, या एक्स जहां, इसको पढ़ते हैं कोलन। क्या पढ़ते हैं इसको, कोलन। मतलब ये कोलन का साइन है, जैसे ये एप्सिलॉन का साइन है ना। हालांकि अपन तो इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं कि ए में है, ई आई ए में है, बी नहीं है ए में। ठीक है, तो देखो इसको अभी बता दूंगा कैसे पढ़ेंगे। ये एक्स सच दैट कोलन, इसको कोलन बोलते हैं साइन को, लेकिन पढ़ना कोलन नहीं है। जैसे ये एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन पढ़ते नहीं है अपन इसको, है ना। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे बता दूंगा, एक्स जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं या का स्वर है। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है या फिर एक स्वर है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना, अगर आप ऐसे डिटेल में लिखोगे, उसी कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना क्या पड़ेगा, उसको पढ़ेंगे कैसे वो सुनो। समुच्चय ए, है ना, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे सुनो, सभी एक्स, ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और यहाँ तो आपको सीधा सा दिख ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तो। ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए क्या है, सभी एक्स का समुच्चय
जहां पे, जहां इसको क्या पढ़ते हैं वैसे, जहां जैसे इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं वैसे इसको जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू। अब चलो आगे। अभी केवल अपन बेसिक चीजें करेंगे, कोई एक आध एग्जांपल लेंगे बीच में, जिससे थोड़ी बहुत चीजें स्पष्ट आपको नजर आए, बाकी जो प्रश्नावली करेंगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखो अब आगे देखो, एक चीज और देखेंगे, रिक्त समुच्चय। क्या भाई, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय नाम से पता लग रहा है ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो। रिक्त हो मतलब इसके अंदर कुछ हो ही नहीं, तो इसको अपन ऐसे खाली ब्रैकेट से शो करेंगे, या फिर इसको इसको इससे शो करेंगे, और इस सिंबल को बोलते हैं फाई। ठीक है ना, हिंदी में लिख लो साफ साफ, फाई। ठीक है, तो फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, और या फिर खाली है तो भी रिक्त समुच्चय, सीधी सी बात है। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या 0 हो, मतलब अवयव हो ही नहीं, खाली हो ये। ठीक है, क्या हो ये, खाली हो। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लो तो आ, कि आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में उन विद्यार्थियों की संख्या जो कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में पढ़ते हैं, कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में पढ़ते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी होगा ही नहीं। किसी विद्यालय के उन विद्यार्थियों की संख्या जो कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी होगा ही नहीं ना, तो दोनों में पढ़ेगा। एक में तो पढ़ेगा, या तो 10 में या 11 में, तो उसमें कौन सा है, उसमें कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा, मतलब खाली समुच्चय है हुआ। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय हो गया। आगे देखो, आगे देखेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित तो क्या होगा भाई, परिमित समुच्चय, ठीक है, और अपरिमित समुच्चय। तो देखो ऐसा समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होगा भाई, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो भाई निश्चित है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किनको बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिनके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। जैसे ठीक है, ठीक है ना, तो ये वाली बात है। तो देखो ये एक अपन ने एक समुच्चय लिख रखा है, इस समुच्चय के अंदर ये 1 2 3 4, फिर आगे ये आगे डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब 3 2 ये लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये आगे तक चल रहा है, इसके अंदर पता ही नहीं कितने समुच्चय हैं, मतलब कितने अवयव हैं, तो इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हो गया। जैसे आपको ऐसे बोल दिया जाए कि किसी रेखा पर, ये रेखा है, किसी रेखा पर उपस्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो भैया अपने को खुद को नहीं पता इसके ऊपर कितने बिंदु, तो अपरिमित ही होगा ये। किसी रेखा पर उपस्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो अपरिमित समुच्चय खुद को नहीं पता कितने, अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा के ऊपर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो परिमित है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय इसमें आ जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, परिमित है, सीधी सी बात है। आगे चलें, अब आएगा आपकी इक्वल सेट समान समुच्चय। इक्वल सेट समान समुच्चय। अब देखो दो अवयवों को समान समुच्चय कब बोलेंगे भाई, अगर उनके अंदर अवयव समान हो। ठीक है, देखो दो अवयवों को समान समुच्चय इक्वल सेट जब बोलेंगे जब दोनों के अंदर अवयव समान हो। जैसे ए
ये आपके पास में है ए बी सी और डी, बी आपके पास में है बी ए डी सी, दोनों भाई इक्वल सेट्स हैं, समान समुच्चय है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ए और इसके अंदर भी ए, इसके अंदर बी, इसके अंदर भी बी, इसके अंदर सी, इसके अंदर भी सी, इसके अंदर डी, इसके अंदर भी डी। क्रम मायने नहीं रखता समुच्चय में, एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्रम मायने नहीं रखता है समुच्चय चैप्टर में, ध्यान रखना आप। बस इसके अंदर चार हैं ए बी सी डी, और वो ए बी सी और डी इसके अंदर भी है। परिभाषा की अगर बात करें तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तो है ना, ए बी सी डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल सेट्स होंगे, समान समुच्चय होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो कि असमान समुच्चय, असमान समुच्चय, भाई असमान समुच्चय किसको बोलेंगे? देखो असमान समुच्चय किसको बोलेंगे? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं हो तो दोनों अनइक्वल सेट हो जाएंगे, असमान समुच्चय। जैसे कि यहां पर आपने ले लिया ए बी सी डी और यहां आपने ले लिया बी सी डी ई, तो देखो ए का प्रत्येक समुच्चय बी में नहीं है, आप देखो कहाँ है, ए बी सी, मतलब बी सी डी तो है लेकिन ए नहीं है, और ये बी का प्रत्येक समुच्चय भी, बी का प्रत्येक अवयव भी ए में नहीं है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए नहीं है ना इसमें, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव बी सी डी तो है लेकिन ए नहीं है, तो इसका मतलब अनइक्वल सेट्स होंगे, असमान समुच्चय होंगे, ठीक है। समान असमान हो गया, परिमित अपरिमित हो गया। अब चलेंगे अपन आगे। देखो अब आएगा आपके उपसमुच्चय। देखेंगे, हाँ भाई, अब देखेंगे उपसमुच्चय, है ना। उपसमुच्चय देखो, उपसमुच्चय किसे बोलते हैं? जैसे मान लो आपने दो सेट ले लिए ए और बी, इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5, इसके अंदर आपके हैं 2 4, है ना। तो देखो यहां पर देखो, इस बी में समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ये पूरा के पूरा जो बी है वो ए में है, इस बी में 2 और 4 है और 2 और 4 इसमें भी है, तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अंदर भी है, तो इसका मतलब ए, ये बी इसका क्या है? उपसमुच्चय, इसका मतलब बी, ये उपसमुच्चय का साइन होता है भाई ऐसे, बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है, बी उपसमुच्चय है ए का। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे चले, एक दो दो वर्ड और हैं आपके, आप चाहो तो उनको समझ सकते हो। एक उचित समुच्चय, इसी से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, उचित समुच्चय और एक अधिसमुच्चय। देखो ये क्या होता है, अगर देखो ये बी है ना, एक का क्या है? बी ए का उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय का साइन है भाई, बी उपसमुच्चय है एक का, बी उपसमुच्चय है एक का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी है इसको तो अपन बोलेंगे उचित समुच्चय, ठीक है, और बड़ा वाला कौन है? ए, इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। बस इतनी सी कहानी है और कुछ विशेष नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो अगर बी ए का उपसमुच्चय है, सुनना ध्यान से, बी ए का उपसमुच्चय है और बी और ए बराबर नहीं है, भाई बी और ए बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बी छोटा वाला बी, ये तो होगा उचित समुच्चय और ये बड़ा वाला ए, ये होगा अति समुच्चय, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आपके है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है भाई? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो। ये लो, ये समुच्चय क्या कहलाएगा? इस समुच्चय का नाम मान लो कुछ भी है, के एल कुछ भी, तो ये क्या है? एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर एक ही अवयव है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया, बाकी सब चीजें आपको बता दी।
हाँ भाई, अब आपके हैं अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको मैंने पहले बता दी थी सारी, ये क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना, किसका समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। फिर आपको लिखवाया था i मतलब z, i बोलो या z बोलो, ये किसका होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। फिर आपको लिखाया था q परिमेय संख्याओं का, फिर अपरिमेय संख्याओं का t नहीं लिखवाया था तो लिख लेना अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, w पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये वाली चीज आप एक बार दोबारा से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो देखो वो पहले वाली चीज थी, अगर इसमें से कोई चीज जैसे मेरे को याद आ रहा है, टी मैंने नहीं बताया होगा तो ये बता दिया, टी और डब्ल्यू जो भी नहीं छूट गया था यहाँ पे सारे बता दिए। अब चलो आगे अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। अंतराल क्या होता है, 4 प्रकार के अंतराल होते हैं, इंटरवल होते हैं, आपने देखा भी होगा, देखेंगे कैसे। हाँ जी, देखो आगे देखेंगे अंतराल के बारे में। अंतराल 4 होते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो होता है देखो बंद, दोनों तरफ से बंद, खुला, खुला, बंद, खुला, दोनों तरफ से खुला, मतलब कि इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट भी काउंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर ये वाला एलिमेंट काउंट होगा, ए तो काउंट होगा, बी काउंट नहीं होगा, बाकी बीच के सारे काउंट हो जाएंगे। ए काउंट नहीं होगा, ए के बाद से लेकर बी तक काउंट होगा, बी भी काउंट होगा खुद, है ना। यहाँ पर ना ए काउंट होगा ना बी काउंट होगा, इसके बीच में है वो सभी के सभी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें जनरली क्वेश्चन जब आगे आएगा तो आपको चीज़ समझ में आएगी। आप तो एक बार यहाँ तक इतना समझ लीजिए। जैसे अगर इसको आप लिखना चाहें ना तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि x सच दैट x, जहाँ x किस प्रकार से है कि a से बड़ा या बराबर और b से छोटा, है ना। ए और बी दोनों काउंट होंगे और इनके बीच वाली सारी संख्याएं भी काउंट होगी। यहाँ पर क्या होगा, ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, बी काउंट नहीं होगा इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पर ए काउंट नहीं होगा इसलिए इक्वल नहीं लगाया, बी काउंट होगा इसलिए बी पे लगाया। यहाँ पर पे ए बी काउंट नहीं होगा, बी भी काउंट नहीं होगा इसलिए नहीं लगाया दोनों पे। ठीक है, तो जनरली कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी अगर आप जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो आराम से अपने को चीज़ें सारी समझ में आने लग जाएगी कि मैंने यहाँ क्या लिखा था, किस लिए लिखा था। ठीक है, 4 अंतराल होते हैं, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अगला जो टॉपिक है वो अपना है घात समुच्चय। हाँ भाई, अगला अपने पास क्या है, घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब पावर सेट किसे बोलते हैं भाई। देखो कोई आपके पास में सेट है, कोई समुच्चय है, तो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह है। जैसे आपके पास में कोई समुच्चय है ए, ठीक है, उसके सभी उप समुच्चय बना लो, उनको वापस से समुच्चय बना दो उनका, तो वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। तो आपके परिभाषा लिखी हुई भी है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे P ऑफ ए से, पावर सेट ऑफ ए से, पावर सेट ऑफ ए से, जैसे ए का है ना, ए की बात हो रही है ना, तो पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए जिसके अंदर आपके 2 एलिमेंट है ये, तो इसके अगर इसका जो P ऑफ ए होगा ना वो क्या होगा भाई, देखो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, फाई सबका उप समुच्चय होता है ना, 1 भी होता है, 1 एक उप समुच्चय 1 हो गया, एक उप समुच्चय 2 हो गया, एक हो गया 1 और 2 दोनों, इनको वापस से इस कर्ली ब्रैकेट में लिख दो तो ये हो गया P ऑफ ए, है ना। अब आपको एक चीज याद करनी हो ना, अगर कि किसी समुच्चय में, जैसे इसमें 4 आए है ना, तो किसी समुच्चय के पावर सेट में, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव, कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका तरीका क्या होता है कि इसमें जितने हैं ना, 1 2 है ना इसके अंदर, 1 2, तो जितने होना इसके अंदर 2 की पावर n, 2 की पावर n,
ठीक है। और n मतलब इसमें समुच्चयों की अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे इसमें कितना था देखो, 2 की पावर 2, मतलब कितने आएंगे इसमें 4, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि किसी समुच्चय में, किसी घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या, कैसे, तो n है तो यहाँ m कर लो। किसी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर m होती है। m जहाँ पर m क्या होता है, m क्या होता है, ये जितने भी यहाँ है ना, जहाँ पर m क्या होता है, m क्या होता है n ऑफ a के अवयवों की संख्या। ठीक है, तो किसी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर m, और जहाँ पर m क्या है, m क्या है n ऑफ a, मतलब किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आ गया घात समुच्चय। आगे चलेंगे यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, यहाँ कर लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट इसको अपन ऐसे लिखते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू है भाई ये, है ना। देखो जैसे आपने ये लिया कि एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सुनना बात ध्यान से, आपने क्या लिया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सुनना बात को ध्यान से। अब इसमें कौन आ गया भाई, इसमें सारी प्राकृत संख्या आ गई 1 से लेकर आगे तक, है ना। अब आपको ले लो सम संख्याओं का समुच्चय, सुनना बात को ध्यान से, विषम संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय ना, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, भाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो सारे ये 4-5 मैंने लिखे हैं ना, इसको छोड़ के ये सब के सब, ये देखो उपसमुच्चय है, ये इस वाले के उपसमुच्चय हैं, इसके उपसमुच्चय। देखो प्राकृत संख्याओं में तो सम संख्या आएगी, विषम संख्याएं भी सम संख्या इसी का एक पार्ट है, अभाज्य संख्या भी इसी का एक पार्ट है, भाज्य संख्या भी इसी का एक पार्ट है। तो यूनिवर्सल, इसका मतलब ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया यू। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यूनिवर्सल सेट हो गया यू, क्योंकि इसी में से ये सभी उपसमुच्चय बने हैं। ठीक है, तो ये जितने भी उपसमुच्चय बने ये इसमें से बने, तो इन सब उपसमुच्चयों के लिए ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था आर एन वो सब, है ना। तो देखो उसी चीज को अगर समझे हैं तो ये जो आर होता है ना, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये एन के लिए भी, डब्ल्यू के लिए भी, जेड के लिए भी, क्यू के लिए भी, टी के लिए भी, इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, ये सब की सब इसी में से तो निकलती है, वास्तविक संख्याओं में से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं की अगर बात करें तो संख्याएं होती 2 प्रकार की है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक 10 तक पढ़ाया जाता है, वो आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, 11th में, चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो देखो यहाँ पर आपके जो वास्तविक संख्याएं होती है, मतलब 10 तक की कहानी इतनी थी कि संख्याएं मतलब वास्तविक संख्याएं, तो ये वास्तविक संख्याओं में से सारी संख्या ये सब होते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो इन सब के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट यू है। आराम से समझ में आ गया होगा दोनों एग्जाम्पल से, बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो आराम चीजें समझ में आ जाएगी। आगे देखेंगे वेन आरेख, है ना, वेन डायग्राम। तो देखो वेन आरेख का मतलब क्या होता है, ये एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे, ठीक है ना, अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, उन्होंने दिया था ये। ठीक है, इनके नाम पे रखा गया है वेन आरेख, वेन डायग्राम इसका नाम। इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है यूनिवर्सल सेट,
ठीक है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है इसको तो एक किसमें इसमें इसको तो किसमें लिखेंगे, एक बड़े से रेक्टेंगल में, आयत में। ठीक है, और बाकी जो इसके उपसमुच्चय होते हैं, बाकी जो इसके उपसमुच्चय होते हैं, इन उपसमुच्चयों को सर्किल में लिखा जाता है, वृत्त में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख लो आप। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एक आपने लिया ए जिसके अंदर आपके 1 3 5 7 9, एक आपने लिया बी 2 4 6 8। तो इसको अगर आप वेन डायग्राम बनाने के लिए बोले ना, आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए बोले, तो आप ऐसा बना दोगे कि ये क्या है, u, मतलब कि इसमें सारी संख्याएं हैं। ठीक है, एक a और b ये इसके उपसमुच्चय है, देखो ये इसके उपसमुच्चय है ना, ये सारे इसके अंदर है, ये सारे इसके अंदर है, मतलब a u का और b u का उपसमुच्चय है। इनको बनाएंगे आप सर्किल से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 3 5 7 और 9, ये तो आपने इसके अंदर लिख दिया। दूसरे के अंदर 2, ठीक है, और 4 6 8 और 10। ठीक है, तो इस प्रकार से शो करते हैं अपन, ये ए है और ये बी है। ठीक है भाई, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो उसको कॉमन के हिसाब से अपन लिख देते हैं। वो अपन जैसे से आगे एग्जाम्पल करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा ट्यूशन करेंगे तो। अब आपके है समुच्चयों पर संक्रियाएं, है ना। अब देखेंगे आगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। देखो समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं आपने देखो ऐसी बात नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या होती है, संक्रियाएं तो होती है। जैसे आपने 10 और 2 के बीच में एक संक्रिया लगा दी, डिवाइड भाग, 10 में 2 का भाग दे दिया तो कितना मिला, 5। नई संख्या मिला, तो दो संख्याओं पर संक्रिया लगाने पर एक नई संख्या मिलती है। वैसे दो समुच्चयों पर संक्रिया लगाने पर एक नया समुच्चय मिलेगा आपको। किस प्रकार से, वो देखो। जैसे अब देखो इसमें संक्रियाएं होती कौन कौन सी, जैसे वहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड संक्रिया थी, वैसे इसमें संक्रिया कौन कौन सी होती है। एक होता है आपके सम्मिलन, एक क्या होता है, पहला एक आपके हो गया सम्मिलन, हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, दूसरा आपके होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। इनके सिंबल की अगर बात करें तो देखो, अगर इसको तो अपन बोलेंगे यू को यूनियन से ऐसे, इंटरसेक्शन को उल्टा कर दो, है ना। ये इसको यू से ऐसे, इसको इंटरसेक्शन को उल्टा यू कर दो। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैंने दो सेट लिया ए और एक बी, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इसमें मैंने लिख दिया 5 6 4 7 8, है ना। तो अगर आप इन दोनों का, अगर इन दोनों का यूनियन निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं, यू मतलब यूनियन, सम्मिलन, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इसके अंदर आप वो एलिमेंट लिखेंगे, वो अवयव लिखेंगे जो या तो एक में हो, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, x सच दैट x जहां x ए से तथा बी से दोनों से बिलोंग करेगा। बोले सर ये क्या कहानी है, अभी समझाएंगे, देखो ये कहानी भी आपको समझा देंगे।
है ना। दोनों में बहुत फर्क है। फर्क क्या है देखो, अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करोगे सर्वनिष्ठ सम्मिलन के लिए, यूनियन के लिए, तो एक्स ए में या बी में किसी में भी हो सकता है, मतलब होना इन दोनों में से चाहिए। मतलब आप एक भी लिख सकते हो, ए में है, 2 3 4 5, रिपीट मत करना बस, 4 5 6 7 8, क्योंकि अपन रिपीट नहीं करते समुच्चय में, कभी भी 2 बार आ गया ना तो ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीट नहीं करेंगे, ये 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे ना। अगर इसका मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, सर्वनिष्ठ निकालता हूँ, तो x एक ऐसा अवयव है जो a में भी होना चाहिए तथा b में भी होना चाहिए। वो तो बोला था x a में भी हो सकता है या b में हो सकता है, ऐसे लिख दो, a वाले भी लिख दो b वाले भी लिख दो, रिपीट मत करना। ये ऐसा बोल रहा है a में भी होना चाहिए b में भी होना चाहिए। तो देखो ये a में भी है, b में भी है, a में भी है, b में भी है, कहाँ लिख दिया, 4 5 यहाँ पे भी है, 4 5 यहाँ पे भी है। तो ये 4 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, सर्वनिष्ठ में आ जाएंगे। दोनों में होने चाहिए, ए तथा बी दोनों में होने चाहिए। जो दोनों में कॉमन आएंगे, उभयनिष्ठ आएंगे, वो आएंगे आपके सर्वनिष्ठ में। उभयनिष्ठ मतलब सर्वनिष्ठ में मतलब उभयनिष्ठ। और यूनियन में, सम्मिलन में दोनों को मिला के लिख दो, इसके भी लिख दो सारे, इसके भी लिख दो, बस किसी को रिपीट मत करना, 2 बार मत लिखना, क्योंकि रिपीट नहीं करते अपन किसमें, सेट्स में, समुच्चय में। जैसे आपको ऐसे बोल दिया जाए कि स्कूल के, स्कूल, ये स्कूल एक वर्ड है, एक शब्द है, इसमें जितने भी आपके अवयव है ना उनका समुच्चय बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे, SCHOL, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर होगा, न कि आप इसमें 2 बार लिखोगे, रिपीट नहीं करते अपन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये आ गया आपके यहाँ देखो, ये सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ आपके गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनको आपको ध्यान रखना होगा। देखेंगे, एक बार लिख लो फिर समझा देंगे इनको। ये तो है सम्मिलन के गुणधर्म, है ना। उधर सर्वनिष्ठ के आ जाएंगे। सम्मिलन के तो कौन कौन से हैं कि A यूनियन B या फिर B यूनियन A की बात है, क्रम विनिमय का पालन करेगा। ये क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक है। दूसरा, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। A यूनियन B यूनियन C, सम्मिलन नहीं पढ़ के यूनियन पढ़ोगे तो अच्छी बात है। मैंने आपको बोला था क्लास 11 से चीज़ें आप इंग्लिश के हिसाब से ही पढ़ो तो ज़्यादा ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं साहचर्य। कौन सा नियम है ये, साहचर्य नियम है। एसोसिएटिव लॉ आपने छठी 7वीं क्लास में खूब पढ़ लिया था इसको। अब वो आपने वहाँ पे कितना अच्छे से पढ़ा था, कितना अच्छे से पढ़ाएगा तो अलग बात है, था आपके 7th में। अगला देखो, ए यूनियन फाई, ए का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा। इसको बोलते हैं तत्समक नियम। क्या बोलते हैं इसको, तत्समक, आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम, ठीक है। और ये फाई क्या है, तत्समक अवयव ए का, है ना। आगे आ जाओ 4th पे, ए का यूनियन ए के साथ में तो निश्चित ए ही आएगा। इसको बोलते हैं वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, है ना, खुद का खुद के साथ ही। फिर यूनिवर्सल के साथ में, यूनिवर्सल के साथ में यू लो, यूनियन लो, यूनिवर्सल के साथ में यू लो, यूनियन लो, तो सर सीधी सी बात है यू ही आएगा। इसको बोलते हैं यू का नियम। यू का नियम मतलब यूनिवर्सल लो, सीधी सी बात है।
इसी प्रकार से आपके सम्मिलन के साथ सर्वनिष्ठ के भी हैं, ठीक है। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म देखो भाई, इसमें भी आपके हैं 5। कौन कौन से हैं कि क्रम विनिमय का पालन तो ये भी करेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन सी करो, ए की बात है ना। दूसरा, साहचर्य नियम का पालन भी करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और इससे अगला करके लिख लो या इसी में लिख लो, ये की बात है वो तो यू ए इज इक्वल टू यू, ये फाई का नियम, ये यू का नियम है ना, अभी समझा देंगे आपको। फिर आपके है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, वर्ग सम नियम। फिर आपके इसमें एक अलग से जो नया जुड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यह आपके होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तस वितरण नियम या बंटन नियम इसको बोलते हैं। समझो इस चीज को एक बार है ना। देखो इसको तो अपन वही बोलेंगे वर्ग सम क्रम विनिमय नियम ही है, ये साहचर्य नियम ही है, दिख रहा है ना। बस यहाँ यू की जगह क्या आ गया, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया उसमें ना, सम्मिलन की जगह सर्वनिष्ठ आ गया। ये वही है, देखो अगर अपन ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ में तो बड़ा ही मिलेगा भाई, बड़ा ही तो आता है, ए आएगा, सीधी सी बात है। और ए का ए के साथ लेंगे तो ए आएगा, है ना। तो यहाँ क्या है, फाई का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ में तो भाई छोटा आता है ना इंटरसेक्शन में, कॉमन कुछ भी नहीं है तो फाई ही है, ठीक है। और यू के साथ में लेंगे तो छोटा, या यू के साथ में लेंगे तो भी यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना, ए आएगा भाई, ए है ना, ठीक है। और ए का ए के साथ लेंगे तो भी आएगा। वर्ग सम लो, चाहे यू का नियम लो चाहे फाई का नियम लो, इसमें छोटा बड़ा आएगा, इसमें छोटा गुण है फाई, इसमें छोटा गुण है ए, ये तो यूनिवर्सल सेट है, इसमें छोटा गुण है, दोनों समान ही वर्ग सम नियम तो ए आएगा, ठीक है। इधर भी वही चीज़ थी कि इधर बड़ा आता है, यू में बड़ा ये है, दोनों बराबर ही है, और ये यू का नियम में बड़ा, ठीक है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो आपने पढ़ा है 7th 8th क्लास तक। देखो यहाँ पर वितरण किसका कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन का, तो ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में आ जाएगा यूनियन, ठीक है। तो ये आप इतने ध्यान में रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलें आगे। हाँ जी, अगला देखिए, समुच्चयों का अंतर ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा समुच्चयों का अंतर, एक ऐसा समुच्चय हो जाएगा, ऐसे अवयव जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। अब बोले सर ये क्या होता है, देखो सुनो, जैसे ये ले लिया ए 1 2 3 4 5 6 7 इतना खूब है, एक लिख लिया बी 2 4 6, तो ए माइनस बी में क्या आएगा भाई, ए माइनस बी में वो अवयव आएंगे, उन अवयवों का समुच्चय है ए माइनस बी जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, है ना। तो कौन कौन सा, एक है ना, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं लेंगे, 3 5 7, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी में वो उन अवयवों को लिखना है, ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा, मतलब इसमें वो अवयव आएंगे जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। ये तो है परिभाषा। और शॉर्टकट में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ए माइनस बी का मतलब वो होता है कि बी वाले के जो भी है ना वो इसमें से हटा दो, बाकी लिख दो। उस परिभाषा का सीधा सा मतलब यही तो है कि बी वाले सारे हटा दो, क्योंकि बी वाले नहीं होने चाहिए ना, तो बी वाले सारे हटा दो, केवल ए वाले आ जाएंगे अपने आप। तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ, ए में से बी को माइनस कर दो, बाकी लिख दो ए में जो बच जाए, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलें। अब है आपके समुच्चयों का पूरक, समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक, इसको अपन ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए डैश, है ना। सुनो, जैसे
इसी से समझ लें अगर इसको, ए 1 2 3 4 5, बी इसको लिखो आप यू, यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से, सार्वत्रिक सेट में से जो आपको समुच्चय दिया हुआ हो ना उसके हटा दो, बाकी जो बचता है। देखो सुनो, किसी सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय के अवयव हटा दिए जाए तो उस समुच्चय का पूरक मिल जाता है। किसी समुच्चय का पूरक, किसी समुच्चय का पूरक क्या होता है, किसी समुच्चय का पूरक क्या होता है, उस समुच्चय के अवयवों को उस सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट का पूरक का एक सार्वत्रिक समुच्चय देगा आपको, ठीक है, और एक समुच्चय देगा, तो समुच्चय के जो अवयव हैं वो आपको सार्वत्रिक में से हटाने हैं, जो बच जाएगा तो वो ए डेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डेस क्या होगा भाई, ए डेस क्या होगा, इस यू में से इसको हटा दो, यू में से इसको हटा दीजिए आप। तो एक तरीके से आप इसको ये नहीं कह सकते क्या, यही तो कह सकते हैं इसको, इसमें से इसको हटा दीजिए। तो कोई फर्क है क्या दोनों में, नहीं है ना। ए डेस में, ए डेस का मतलब यू माइनस ए तो हो गया, ठीक है, आगे चले। एग्जाम्पल और ले, जैसे आपकी क्लास है, क्लास 11th में, क्लास 11th है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ठीक है। तो अगर ये बोल दिया जाए आपसे कि क्लास 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय, वो तो यू है, क्लास 11th की लड़कियों का समुच्चय तो वो ए है, तो ए डेस क्या हो जाएगा, ए डेस क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या, लड़कियों को हटा दो तो यू माइनस ए करेंगे, यू माइनस लड़कियों की संख्या करेंगे तो लड़कों की संख्या, तो उसका ए डेस क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, ठीक है। एक चीज़ यह भी ध्यान रखना कि ए डेस का अगर डेस लेते हो तो वापस से आपको ए ही मिलेगा। अब बोलोगे सर कैसे, देखो यू माइनस ए करा तो आपको क्या मिला, ये ए डेस है ना। अब ये u में से ए डेस माइनस करेंगे, मतलब 1 3 5 माइनस करूंगा, 1 3 5 तो 2 4 ही मिलेगा, वापस से ए ही तो मिलेगा, सीधी सी बात है। अब देखो कुछ नियम हैं आपके 2-3, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो हाँ जी, आगे देखिए, अब लास्ट में इतनी सी चीज आपके और रह गई इस चैप्टर की। पूरकों के कुछ गुणधर्म है, को कॉम्प्लीमेंट अपन ने पढ़ा था, कुछ गुणधर्म है। एक तो मैंने आपको वही बता दिया था द्विपूरक, कि कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, पूरक का वापस पूरक करोगे तो वापस से आपको ए मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास में 2 नियम और हैं, हालांकि तो इनको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको यह चीज आती है कैसे, कि किसी समुच्चय का उसके पूरक के साथ में आप यू निकालोगे, तो देखो ये ए डेस होता है क्या है, u में से ए के वाले हटाने के बाद तो ये बचता है, अगर इन दोनों को वापस से साथ ले लेंगे तो वापस u बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ना। और a और a डेस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, फाई होता है, क्योंकि u में से a हटाने पर तो a डेस मिलता है, तो a हटाने पर a डेस मिलता है, तो सीधी सी बात है a और a डेस का कॉमन सर्वनिष्ठ कुछ होगा ही नहीं, फाई होगा। तो सीधी सी तो बेसिक बातें हैं। एक डे मॉर्गन का नियम है, डे मॉर्गन एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, वो एक नियम देखे गए थे कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उन्हीं दो समुच्चयों के पूरकों के सर्वनिष्ठ के बराबर होगा, ठीक है, और दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उन्हीं दो समुच्चयों के पूरकों के सम्मिलन के बराबर होगा। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए ए यूनियन बी का डैश, तो सीधी सी बात है ए डैश बी डैश, लेकिन बीच में यह यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। और अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन का पूरक, सर्वनिष्ठ का पूरक, तो ए डैश बी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, ठीक है। ये आपको बता ही दिया था। फाई डैश और यू के लिए नियम है ये, है ना, फाई डैश और यू के लिए नियम है। तो भाई इसमें क्या है, फाई डैश और यू डैश के लिए नियम है ना, कि फाई डैश का, भाई फाई का डैश निकालो तो यू आएगा, यू का डैश निकालो तो फाई। बोले सर ये क्या कह रहे हो, ये ऐसे कह रहे हैं कि मान लो ये यू है, आपने इसको यू कह रखा है ना, यू कह रखा है, तो आपको पता है कि एक उपसमुच्चय होता है फाई, और इस फाई में कुछ नहीं होता, फाई में कुछ नहीं होता, तो आपको बोले फाई का डैश निकालो, फाई का पूरक निकालो। जैसे एक ए लिखता मैं, ए ऐसा ए लिखता, ए का, बोले ए का पूरक निकालो तो 1 2 हटा दो, क्या बचता 3, ए डैश क्या बच जाता 3,
लेकिन मैं बोलूँ फाई का डेस निकालो, मतलब कुछ हटाना ही नहीं है इसमें से, तो सीधी सी बात है यू ही तो आएगा फाई का डेस। और ऐसे बोला जाए कि यू का डेस निकालो, यू का डेस मतलब यू का डेस निकालो, मतलब यू में से यू ए डेस मतलब ए हटा दो, ए डेस मतलब यू में से ए हटा दो, यू डेस मतलब यू में से यू को हटा दो पूरे को ही। तो इस 1 2 3 को हटा दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 5 बचा। बात आराम से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके लास्ट ये 1.6 में कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, सर्वनिष्ठ और सम्मेलन से संबंधित, यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित, है ना। सम्मेलन और सर्वनिष्ठ मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित होंगे, वो इन दो फॉर्मूलों से होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि एन ए सम्मेलन बी, ठीक है, एन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए यूनियन बी में, तो ये कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन 3 वाला भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन, बी का सी के साथ में, और फिर ए का सी के साथ में, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके कुछ मिसलेनियस में क्वेश्चन है 1 2, इसके बाकी सब तो इसी से हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये आपके इस चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स का इंट्रोडक्शन था। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना, एग्जाम्पल ट्राई करने की कोशिश करना, फिर अपन आगे एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नावलियाँ करेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। आई होप आपको पूरा अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।